अपने बदले हुए हालात देख देखकर बिन्नों की बार बार रुलाई फूट रही थी। देखते ही देखते क्या क्या हो गया था। मायके में उसकी खिलखिलाती हंसी, वो चुलबुलापन, चहचहाना और वह बचपना, सब कुछ एक ही झटके में खत्म सा हो गया। लेकिन उसने तो न जाने कितने सपने संजोए थे, और क्या क्या सपने दिखाए थे उसकी सहेलियों ने, उसके घरवालों ने और मिलने वालों ने। जिसे देखो वह यही कहता था, तेरे तो ऐश हो गए बिन्नो। अरे, मान कर लड़की ले जा रहे हैं, राज करेगी राज अपने घर में। नानी की यह आवाज उसके कानों में अभी तक गूंज रही थी। विदाई के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो वहां की रस्म वगैरह निबटते निबटते रात के 1 बज गए। थकी हारी बिन्नो इसी प्रतीक्षा में थी कि कोई आकर उससे कहेगा कि जाकर सो जाओ। थोड़ी देर बाद उसकी सास आए और बोली, जा सो जा बिन्नो, रात बहुत हो गई है। बिन्नो को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई, पर अपनी सास के आगे की बात सुनकर उसे लगा कि उसका ये सुख तो क्षणिक ही था। और फिर सवेरे तुझे जल्दी भी हो उठना है। देख, संजू के बाबा दादी को सुबह 4 बजे उठने की आदत है। उन्हें उठते ही चाय चाहिए होती है। वे लोग तेरे हाथ की चाय पीने की जिद कर रहे हैं। अपने कमरे में आई तो संजू गहरी नींद में सो चुका था। बिन्नो बिना कोई आहट किए उसके बगल में लेट गई। दिन भर सिर झुकाए बैठे रहने की वजह से उसकी गर्दन दुख रही थी। लेटते ही पलकें झपकने लगी। उठ बिन्नो, 9 बज गए, कब तक सोती रहेगी। 2 बार चाय रख कर गई, दोनों बार ठंडी हो गई। दीदी ने उसे झिंझोर दिया था। अरे, सोने दे न बेचारी को, आज कौन सा कॉलेज जाना है। पापा की प्यार भरी आवाज आई, जिसने एक मीठी लोरी का काम किया और बिन्नो चादर मुंह तक ओढ़कर और गहरी नींद में सो गई। उसने दीदी की बात पर कोई ध्यान न दिया। सो ले लाडो, जब ससुराल में सास की झिड़की पड़ेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। दीदी मुस्कुराती हुई चली गई। मायके में थी तो वहां कोई भी उसे 8-9 बजे से पहले नहीं उठाता था। घर में सबसे छोटी होने के कारण कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। यहाँ तो चाय भी उसे ही बनानी पड़ेगी, वह भी सुबह 3 बजे उठकर। घर में इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी उसे ही कहा गया। अतीत की बातों को याद करते करते न जाने कब सो गई वह। आंसू धुलककर उसके गालों पर आ गए और सूखकर अपना निशान छोड़ गए। दरवाजे पर जोर की दस्तक से उसकी आंख खुल गई। ठीक 3 बजे थे। दरवाजा खोला तो सामने सास खड़ी थी। बिना कुछ बोले वह चली गई। कितना कठोर लग रहा था उनका चेहरा। उसे माँ याद आ गई। उसका रोना फूट पड़ा। दिन भर में यही तो एक समय था जब उसे रोने को मिल सकता था। सारे दिन तो उसको देखने वालों का तांता लगा रहता था। जी हल्का होने पर उसने वॉश बेसिन में जाकर अपना मुंह धोया। पानी के साथ आंसू भी बह गए। ससुराल में उसका एक और दिन शुरू होने जा रहा था। पिछले 4 दिनों में बिन्नो का बुरा हाल हो गया था। सिर झुकाए बैठे बैठे चारों तरफ तमाम औरतों का जमघट अपनी कचर-पचर लगाए रहता था। सवेरे से ही उसे नहा धोकर तैयार हो जाना होता था। बैठक में जमीन पर दरी और उस पर गद्दे और तकिए बिछा दिए गए थे। सारी बिरादरी और मोहल्ले की औरतें उसके चारों ओर बैठा दी जाती। सब की सब उसे ऐसे देखती परखती थी, मानो बायोलॉजी की क्लास में इकलौते कटे हुए मेढक को देखने पूरी क्लास जुटी हो। बिन्नो कटे हुए मेढक की तरह बिना हिले डुले बीच में सिर झुकाए बैठी रहती। एक एक करके सभी औरतों की बारी आती तो वह बिन्नो के पास आकर उसका घूंघट उठाकर उसे देखती और रुपए पकड़ा जाती। बिन्नो रुपए लेकर उनके पैर छूती और रुपए बगल में बैठी अपनी नंद मंजू को पकड़ा देती। एक दिन दोपहर में सारे मेहमानों के जाने के बाद मंजू बोली, चलो भाभी, कमरे में चल के जरा आराम कर लो। कमरे में आए 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि नीचे से किसी महिला की बड़ी जोर की आवाजें आने लगी। अरे बहन जी, माफ करना, आने में थोड़ी सी देर हो गई, पर हम क्या इतने गैर हो गए कि हमारा 2 मिनट इंतजार भी नहीं किया गया। बहू को बिना हमारे देखे ही छुपा दिया, कोई खोट वाली लड़की तो नहीं ले आई। अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। तब तुरंत उसकी सास ने ताकीद कर दी कि बिना उनकी इजाजत के बहू अपने कमरे में नहीं जाएगी। अच्छा नहीं लगता कि उसे देखने वालों को बेवजह इंतजार करना पड़े। मायके में इतनी लाडली थी सबकी कि उसके कहीं भी आने जाने पर किसी की भी रोक टोक नहीं थी। मस्त तितली की तरह उड़ती फिरती थी वो सब जगह, और यहाँ अपने कमरे में जाने के लिए भी सास की आज्ञा की आवश्यकता है। तितली के पर काटने पर उसे कैसी तकलीफ होती होगी, अब पता चला बिन्नू को। पड़ोस की चक्की ताए अगले दिन आई थी। 5-6 औरतों के बाद उनका नंबर आया। जैसे ही उन्होंने बिन्नो का घूंघट हटाया, अपनी काए काए बाली आवाज में बिन्नो की सास को उमेटना शुरू कर दिया। अरे वाह, हमको तो पता ही न था कि मुंह दिखाई में मुंह के अलावा भी कुछ देखना है। ये ती यहाँ सब कुछ उड़ेले बैठी है।
हम बुढ़ियों को ही बुलाना था तो इतने खुले गले का ब्लाउज पहनाने की क्या जरूरत थी। फिर बुआ सास की ओर मुंह करके बोली, इसे जरा कंट्रोल में रखना, ये तुम सबको उंगली पर न नचा दे। बिन्नो बहुत घबरा गई। उसे उम्मीद थी कि घर का कोई सदस्य उसकी तरफ से बोलेगा, पर कोई कुछ न बोला। अगले दिन सवेरे कमरे का दरवाजा खोला बुआजी और उनके पीछे बिन्नो की सास खड़ी थी। दोनों धधधाती हुई कमरे के अंदर आ गई। बिन्नो, तुम्हारे पास कोई ऊंचे गले का ब्लाउज नहीं है? बिन्नो की बुआ सास उसकी अलमारी पर नजर मारते हुए बोली। है बुआजी, एक वो साड़ियों के साथ है। ठीक है, तो आज वही पहनकर नीचे बैठक में आओ। कहते हुए बुआजी ने कड़ी नजर से संजू की मां की ओर देखा, मानो कह रही हो कि तुम भी तो कुछ डांटो। बिन्नो की सास ने आदेश पारित किया, और आगे से भी ध्यान रखना कि ब्लाउज ऊंचे गले वाली और ढकी हुई हो। सासची बिन्नो को आदेश देकर अपना कठोर चेहरा लेकर नीचे चली गई। बिन्नो डब्बाए आंखों के धुंधलेपन में अपनी साड़ी ब्लाउज टटोलने लगी। दादी, मैं अपनी जीन्स कट वगैरह भी रख लूं? शादी के समय अपने सामान की पैकिंग करते समय पूछा था बिन्नो ने। जवाब नानी ने दिया था, वह लोग कह गए हैं कि तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे, जैसी मंजू वैसी ही तू। मंजू तो ये सब पहनती है और वह तो तुझसे 3 साल बड़ी भी है। ले जा, साड़ी की तुझे आदत ही कहाँ है। वाकई साड़ी तो उसने एक ही बार पहनी थी। सारी सहेलियों ने तय किया था कि दीदी की शादी में सब साड़ियां ही पहनेगी। साड़ी पहनकर जब वह बाहर निकली थी तो सबने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उसके पापा तो उसे देखते ही रह गए थे। नानी से बोले थे, देखो माँ, कितनी बड़ी लग रही है अपनी बिन्नू, बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। बिन्नू ने तुरंत जाकर शीशे में स्वयं को निहारा और दीवार पर टंगी हुई माँ की तस्वीर से अपना मिलान करने लगी। पापा सही कह रहे थे, अगर वह साड़ी पहने हुए अपनी फोटो माँ की फोटो के बगल में लगा दे तो दोनों एक सी लगेगी। अंतर केवल एक ही होगा कि माँ की फोटो पर माला टंगी थी। दीदी की जयमाल के समय जब वह दीदी के साथ चलकर मंच तक आई तो संजू की नज़र उस पर ठहर सी गई। सुना है घर जाकर उसने जिद पकड़ ली कि वह शादी करेगा तो बिन्नो से ही। तब संजू के माँ बाप बिन्नो के घर रिश्ता लेकर आए थे। बिन्नो के पापा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हमारे अहोभाग्य जो आप लोग हमारे घर तक आए, पर लड़की तो अभी 11वीं में ही पढ़ रही है, अभी बहुत छोटी है। बिन्नो की सास ने उनकी बात काटी, हमारे बेटे ने आज तक जिस खिलौने पर भी हाथ रखा वह घर में आ गया। फिर ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी जीवन संगिनी है और हमारे घर की लक्ष्मी भी। जब उसने पसंद कर ली है तो लड़की तो हमारी हुई। हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लेंगे। पापा ने फिर कहा, देखिए, अभी बड़ी की शादी करके निपटा हूँ, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं है। एक तो सबसे छोटी और फिर बिन माँ की बच्ची, इस बेचारी को तो कुछ भी नहीं आता, न घर संभालना न खाना पकाना। ये बेचारी तो ठीक से साड़ी भी नहीं बांध पाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।